बजट की, क्योंकि आज दिन भर बजट पर विशेष कवरेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं और लगातार आप देखेंगे कि क्या बजट में घोषणाएं होती हैं। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ही यह भी हम आपको दिखाएंगे कि इन घोषणाओं के मायने क्या हैं। बहरहाल आपको बता दें कि वित्त मंत्री दिया कुमारी आज सुबह 11 बजे सदन में बजट पेश करेंगी। ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, सबसे पहले बीजेपी का रुख कर लेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तमाम वादे किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, राय क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। हमारे संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, सबसे पहले बताइएगा, आप मौजूद कहां पर हैं, बातचीत करिए लोगों से, क्या संभावनाएं लोगों के जरिए जताई जा रही है बजट को लेकर के? जी, मैं फिलहाल सेंट्रल पार्क में खड़ा हूँ। यहाँ काफ़ी लोग जो है जॉगिंग के लिए और बाकी जो है एक्सरसाइज वगैरह के लिए आते हैं। तो लोगों में भी जो है बजट को लेके जो है काफ़ी उत्साह है, उनको वो भी बातचीत करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ बात करूँगा सर से। सर बताएं, नाम बताएं अपना। प्रभुदयाल शर्मा। तो आप जो बजट आ रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि किस तरह का बजट होना चाहिए? आपको क्या लगता है, एक शहरी के तौर पे क्या लगता है? हम चाह रहे हैं कि बजट में ऐसा राजस्थान के लिए प्रोविजन हो कि टूरिज्म बढ़े जी। क्योंकि राजस्थान में तो उसके लिए आप किस तरह की योजनाएं चाहते हैं, किस तरह की जो है बजट में प्रावधान चाहते हैं? हम प्रावधान चाहते हैं कि एक तो टूरिज्म बढ़े और पेट्रोल का वेट कम हो। कुछ राजस्थान में पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा है जी, तो पेट्रोल पे वेट आप कम करना चाहते हैं। जी सर, आप बताएं, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम समीर गोयल है। जी, क्या करते हैं आप? मैं यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर है, तो क्या चाहते हैं आप एक शहरी के तौर पे? एक शहरी भी हैं आप, तो क्या चाहते हैं आप बजट में, किस तरह के प्रावधान हो? बजट में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रावधान इस चीज़ पर होना चाहिए कि बेरोजगारी और महंगाई बड़े मुद्दे हैं, और टूरिज्म सेक्टर हुआ, ऐसे ही सौर ऊर्जा की राजस्थान में बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। आज हम महंगी बिजली खरीदते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों को डेवलप करके हम बहुत सारा रोजगार क्रिएट कर सकते हैं और महंगाई पर भी बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। तो ये दो मुद्दे बहुत अहम हैं किसी भी स्टेट के लिए भी एज वेल एज कंट्री के लिए भी। जी, मेरे साथ एक गृहिणी भी हैं, एक महिला भी हैं, वो उनसे जानते हैं। जी मैम, अपना नाम बताएं। सोनिया। तो आप एक शहरी के तौर पे आप सेंट्रल पार्क भी आती हैं, पूरे शहर में इधर उधर भी जाती हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या फील करती हैं आपके शहर में, क्या और चीजें होनी चाहिए या किस तरह के बजट कुछ व्यवस्थाएं परफेक्ट होनी चाहिए? जैसे सड़क की, बिजली की, पानी की, वेस्टेज जो होता है ज़्यादा, उसकी वो व्यवस्थाएं प्रॉपर होनी चाहिए। तो यहाँ मैम बात कर रही हैं कि जो सड़क, बिजली, पानी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इवन मैं आपको बता दूं कि जेडीए की जो कॉलोनीज हैं उनमें भी काफ़ी जो है इस तरह की सुविधाएं आज तक मुहैया नहीं करवा पाए हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे भी जो है लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल हितेंद्र, नजर बनाए रखिए, अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे, बातचीत भी करते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, उसके बाद झीलों की नगरी उदयपुर चलेंगे। कमलेश दकनी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सुरेश गर्ग हमारे साथ है प्रवक्ता, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से भरत मेघवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। आशुतोष जी हमारे साथ पहले से लगातार बने हुए हैं। कमलेश दकनी का रुख कर लेते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर क्या कुछ कह रहा है इस बजट को लेकर के, कितनी उम्मीदें हैं इस शहर को, इस इलाके को? कमलेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो जी सर, देखिए बिल्कुल आज प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है। इससे में हर वर्ग को उम्मीद है, हर वर्ग को अपेक्षा है कि जो बजट आ रहा है वो सभी के लिए अच्छा हो। हमारे साथ मौजूद है इस समय यहाँ पर कुछ किसान लोग, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से प्रदेश सरकार के जो बजट आ रहा है, किसान क्या सोच रहा है और क्या उनसे सरकार से अपेक्षा कर रहा है, क्या उम्मीद आपने लगा रखी? इस बार बजट से हमें ये उम्मीद है कि जो किसान है राजस्थान के अंदर, पहले भी सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने अलग किसान बजट पेश किया था, और इस बार भी दिया कुमारी जो एक महिला है, महिला कृषकों के बारे में अच्छा ध्यान रखेगी, क्योंकि जो बजट आ रहा है, इस बजट से हमें ये उम्मीद है कि जो बिजली है दिन में दे, कनेक्शन की जो लंबी कतारें हैं, कनेक्शन हैंड टू हैंड मिले,
और जो किसानों को जो खाद की वगैरह जो समस्या आ रही है उस पर सरकार कुछ तो कुछ ऐसा करे। और सम्मान निधि योजना में जैसे भजन लाल जी की घोषणा के अनुसार कुछ पैसे बढ़ाए हैं, हम केंद्र से भी उम्मीद थी कि सम्मान निधि में किसानों का पैसा बढ़े, लेकिन कहीं न कहीं चूक हुई है। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि किसानों का पैसा बढ़े और बीज पे भी सब्सिडी मिले ताकि किसानों को एक राहत मिले, क्योंकि यहाँ छोटा मध्यम वर्गीय किसान है। मेवाड़ के लिए अलग नीति बननी चाहिए क्योंकि यहाँ का किसान छोटे जोत है, छोटी किसानों की नीति है। यहाँ पर क्या है कि छोटे है किसान बढ़ना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? हमारे को ये जो किसान को जो खेती में जो एक तो कुआं खोदे में कुछ नहीं मिलता, सब्सिडी देती नहीं है सरकार, और खाली उसमें देती है, गड्ढा बनाते हैं वो प्लास्टिक का लगाते हैं उसमें देती है। तारबंदी में पूरा बजट नहीं दे रहे। जो तारबंदी में कुछ और किसान उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या अपेक्षा सरकार से इस बार इस बजट से? सरकार से ये अपेक्षा है कि किसानों के प्रति कुछ करना चाहिए किसानों के प्रति, और 24 घंटे बिजली होनी चाहिए क्योंकि रात दिन किसान खेत में काम करता है और बिजली 2 घंटे 4 घंटे बिजली मिलती है, बिजली मिलनी चाहिए। और ये जानवरों के प्रति इनके कुछ सोचना चाहिए। जानवर जैसे रोजड़े हैं वो खेती को नुकसान पहुंचाते हैं और खाद बीज टाइम से नहीं मिलता तो दो गुनी आय कैसे होगी किसानों की। हमारे साथ कुछ महिला है यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करें कि महिला इस बारे में जो किसान वर्ग से जुड़ी हुई है वो क्या सोचती है, उनकी क्या अपेक्षा सरकार से इस बजट को लेकर? आप क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार को यह उम्मीद है कि हमारे गाय और वाते हुकलो त्रु महंगो दूध हमारे 40 रुपए किलो आगे नहीं रहा बे मातरू महंगो खेत में काटे काटे कतरोक बगो ले रहा, न पानी मिल ले, न करंट मिल ले, न कुछ नहीं। चलिए, कोई काफी जो है कि किसान वर्ग को उम्मीद है कि इस बार जो बजट आने वाला है वो कुछ समय बाद बिजली पानी की मांग विशेष तौर पर किसानों की है, कृषि को लेकर और पशुधन सिंचाई के लिए भी बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया कमलेश, आपने बताई झीलों की नगरी उदयपुर के लोगों की उम्मीदें कि क्या उनकी आशाएं हैं। हमारे साथ अशोक जुड़ चुके हैं अजमेर से। अशोक, जरा आप भी बताइए कि आखिर अजमेर के लोगों की उम्मीदें इस बजट से क्या हैं? अशोक, आप सुन पा रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर के लोग इस बजट को लेकर के कितने आशान्वित है, क्या चाहते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं? तो आपके पास वापस आएंगे और बहरहाल पल्लवी, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। क्योंकि सबसे पहले रुक कर लेते हैं बीजेपी का। हमारे साथ सुरेश गर्ग जी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, क्या लगता है, पिछली बार के बजट से कांग्रेस तो बिल्कुल भी आप लोगों से सहमत नहीं थी, उनके जरिए कहा गया था कि आप लोगों ने झुंझुना पकड़ा दिया है, इस बार क्या कहते हैं आप? देखिए पल्लवी जी, देखो कांग्रेस का स्वभाव है बुराई करना, अच्छाई में भी बुराई ढूंढना, ये कांग्रेस का स्वभाव है। आपने देखा होगा कि पिछला जो बजट था वो 4,95,000 करोड़ रुपए का बजट था। जो 2023 को अशोक गहलोत जी ने जो बजट प्रस्तुत किया था 3,80,000 करोड़ रुपए का, उससे 1,10,000 करोड़ रुपए के लगभग का ज्यादा का बजट था। जो कि पिछले 15 साल का अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो 16 से 17% अधिक बजट होना, क्योंकि अब तक जो भी बजट आया वो 9-10% के लगभग का अधिक बजट रहता था। तो आप उसको भी ये कहते हैं कि सब बजट के अंदर कुछ नहीं है, तो ये कांग्रेस की एक प्रवृत्ति है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम विकास की बात करते हैं, राजस्थान में विकास कैसे होना चाहिए उसकी विकास करते हैं। अब आप ये देख लिए कि आज राजस्थान की विकास दर जब गहलोत जी ने छोड़ी थी तब राजस्थान की विकास दर 11.5% थी, स्टेट जीडीपी ग्रोथ 11.5%। हमारी सरकार आने के बाद में पिछले साल की जो स्टेट जीडीपी है वो 12.56% स्टेट जीडीपी है, यानी कि उनकी जो जीडीपी ग्रोथ थी उससे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ हमने पूरे 1 साल के अंदर दी है। दूसरा मुद्दा था युवाओं के साथ, 70 लाख युवाओं को एक विश्वास था कि भजन लाल जी की सरकार आएगी और हमें कुछ करेगी, तो हमने प्रथम वर्ष के अंदर ही 60,000 से ज्यादा नियुक्तियां देना और 81,000 से ज्यादा की विज्ञप्तियां निकालना युवाओं के साथ में विश्वास किया है। युवा आज विश्वास के साथ कहता है कि आज भजन लाल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार तो युवा कितना सहमत है ये जान लेते हैं युवाओं से ही। हमारे साथ अशोक संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। अशोक, सबसे पहले बताइएगा आपको आवाज पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो आपके पीछे मैं देख पा रही हूं काफी संख्या में लोग एकत्रित हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि युवाओं को रोजगार दिया गया, राजस्थान की जनता आश्वान्वित है कि आगे भी इसी तरीके के कार्य बीजेपी के जरिए किए जाएंगे। बातचीत करिए, क्या कहना है लोगों का? जी बिल्कुल, सीधे बातचीत कर लेते हैं। कई लोग जो इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि युवाओं को रोजगार मिला है, विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, क्या मानते हैं आप, कितना सही है कितना गलत? युवकों को रोजगार मिला है और अजमेर के लिए चारों तरफ कॉरिडोर बनाया
जाना भी प्रस्तावित है और पुष्कर जो यहाँ का तीर्थ स्थल है उस पर भी जो है अगर काम करवाया जाए तो काफ़ी काम ये पर्यटक आने जाने से इसकी लोगों को रोजगार मिल सकता है, लोगों को जो है सुविधाएं मिल सकती है और अजमेर का नाम रोशन हो सकता है। अजमेर की बात करें तो राजस्थान में बजट पेश किया जा रहा है, तो अजमेर को क्या अपेक्षाएं उससे? मैं अजमेर को सबसे पहले मैं बहुत हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय को बहुत धन्यवाद व आभार बताता हूँ जिन्होंने अजमेर के विकास के लिए बहुत आयाम रखे हैं। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि दरगाह की जो चारों तरफ है उसको कॉरिडोर बनाया जाए जिससे पर्यटक बढ़े और अजमेर का विकास हो। पुष्कर के अंदर चारों तरफ कॉरिडोर बनाया जाए जिससे बताऊँ अजमेर में पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अजमेर का विकास हो और अजमेर को अच्छी सौगातें मिलें। तो अजमेर को अच्छी सौगातें मिले, ऐसा जो है इनका कहना है, व्यापारियों का कहना है, क्योंकि कई व्यापारी हैं जो अभी हमारे साथ खड़े थे, लेकिन दुकानें जो हैं सबकी खुली जा रही हैं और सभी की यही अपेक्षा है कि अजमेर के साथ साथ पूरे राजस्थान का विकास होना चाहिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के जो है पदाधिकारी कह रहे थे। लेकिन कई जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनका भी ये कहना है कि निराशा हाथ लगी। तो और भी कुछ हमारे साथ जो व्यक्ति है उनसे बातचीत करते हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? बजट बहुत अच्छा होना चाहिए, व्यापारियों के हित में और आम जनता के हित में होना चाहिए, जिससे सभी का आम जनता को फायदा मिले। और हमारे माननीय देवनानी जी अजमेर के लिए बहुत विकास कार्य कर रहे हैं और नई पाइपलाइनें, सड़क निर्माण वगैरह कर रहे हैं। दरगाह को देखते हुए भी दरगाह के आसपास के इलाके में कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए, जिससे आम जनता और आने वाला हमारा यात्रीगण उसको घूमने में सहायता मिले। एक बड़ी समस्या यहाँ पर रहती है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की, जो आसपास की पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर अभियान भी चलाया जा रहा है, उसे लेकर क्या कहेंगे? मैं उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जहाँ से जो बांग्लादेशी जो ये पहाड़ी क्षेत्र में उनकी तुरंत प्रभाव से हमारी देवनानी वैसे ने जांच कराई है और जांच होनी चाहिए, उनको सबको खदेड़ के बाहर निकालना चाहिए जिससे हमारे पहाड़ियों का सौंदर्यीकरण हो और यहाँ पर्यटक बढ़े। तो पर्यटक बढ़े, ऐसी ही कई जो समस्याएं हैं, चाहे पानी की कहें, चाहे अलग अलग जो समस्याएं हैं, उनका निदान जो है अजमेर की जनता चाहती है। यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि पानी एक बड़ी समस्या रहती है, लेकिन कई प्रयास यहाँ पर किए गए, पिछले कई सालों से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पानी की जो समस्या है उसका निदान नहीं हो रहा। साथ साथ जो पर्यटक नगरी अजमेर की है, लेकिन उस पर्यटक नगरी में गिने चुने ही ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पर लोग जो है दर्शन करने या फिर पर्यटक के हिसाब से जा सकते हैं, लेकिन उनको और डेवलप किया जाना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों की राय को प्रदेश की जनता तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल भरत मेघवाल जी आपके पास आते हुए, क्योंकि अभी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गर्ग साहब कह रहे थे कि सबको साथ लेकर के, सबके विकास को लेकर के एक समन्वित बजट, और ये कहा जा रहा है कि ये विजनरी बजट होगा। क्या विपक्ष को भी इस बजट से उम्मीदें हैं? देखिए हेमंत, अगर किसी भी प्रदेश की बात की जाए तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका एक ही उद्देश्य होता है कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और सबका साथ और सबके विकास की जो भारतीय जनता पार्टी बात कहती है वो धरातल पर लागू होते हुए दिखता नहीं है। हम आज उस बजट की बात कर रहे हैं जो आज आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा हमें पीछे वाले बजट पे भी जाना चाहिए था कि जब प्रदेश की जनता ने इनको मैंडेट दिया और इन्होंने जब माननीय दिया कुमारी जी ने, वित्त मंत्री जो यहाँ से पहली बार ये बनी, उन्होंने यहाँ पे बजट पेश किया। मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ हेमंत, जिन पॉइंट्सों को इन्होंने बड़ी वाहवाही के साथ इन्होंने कहा, क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया एक मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो उस पर लागू होनी चाहिए वो चीजें धरातल पर भी। इन्होंने कहा 1000 ई बसेस चलेंगी, लेकिन आज तक वो ई बसेस नहीं चली। द्रव्यवती नदी के विकास के बारे में हेमंत इन्होंने बात की, लेकिन आज तक वो विकास नहीं हो पाया। एम्स की तर्ज पर इन्होंने कहा कि रिम्स बनाए जाएंगे, बारे में आपकी भी सरकार रही, फिर क्यों टाटा ने हाथ खींच लिए, जरा यह भी बताइए, कहां कमी रही? हेमंत सवाल आज हेमंत अगर हमारी सरकार से कोई गलती हुई तो जनता ने गलती हुई, इसका मतलब क्या है? और सिर्फ ये कह देने से गलती थोड़ी है, हजारों लाखों करोड़ रुपए जनता के खराब होते हैं। कांग्रेस ने मैं ऐसे 50 प्रोजेक्ट बता दूंगा कांग्रेस ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, तो क्या आप मैं यही सवाल कर रहा हूं, सिर्फ ये कह देने से कि कांग्रेस ने किसी चीज को नहीं किया तो इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी उसको छोड़ देगी। आपने अपने घोषणा पत्र, आपने बजट में उस चीज को लिया, आपने कहा कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाया जाएगा जो नशीली पदार्थ और नशे की लत को रोकने के लिए। आप बताइए क्या बना आज एंटी टास्क फोर्स नशे की लत के लिए? और आप और मैंने हेमंत जी लगातार आपने एक ओपन बोरवेल के लिए यहाँ पर कितनी डिबेटें की और बार बार हमने जिम्मेदारी को इनको जिम्मेदार ठहराया, लेकिन आपको याद होगा बजट के अंदर माननीय दिया कुमारी जी ने यह कहा था कि ओपन जितने भी बोरवेल है चाहे वो खुले और नए बनेंगे उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा जिसपे हर बोरवेल की एंट्री होगी, जो भी व्यक्ति जिम्मेदार होगा उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी।
गत वर्ष में 10 से ज्यादा बोरवेल वाली घटना हुई। एक जिम्मेदारी बता दीजिए, आप जिम्मेदारियां तय की गई हो। इन्होंने कहा कि आईसीटी लैब बनाया जाएगा, कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। कल ही मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को लिखते हैं कि महात्मा गांधी को हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करने का प्रस्ताव भेजिए। आप कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं, आप राजीव गांधी युवा मित्रों को आप छोड़कर बैठ गए हैं। इतने जो पुरानी सारी घोषणाएं देने वाले हैं, क्योंकि देखिए लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी बहाली हो। इसके अलावा जो विशेष शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति की जाए, क्योंकि बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं। तो क्या सरकार, अभी ये माना जा रहा है कि इस साल 2 लाख पदों को लेकर के नौकरियों का ऐलान करेगी इस बजट में, जो कि युवाओं के लिए आशा की किरण है? देखिए हेमंत भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 60,000 के लगभग हमने सरकारी नियुक्ति दे दी है और 81,000 की नियुक्तियों का विज्ञापन जारी हुआ है। अब आप ये देख लीजिए कि अगर प्रथम वर्ष के अंदर ही 1,41,000 के लगभग का हमने युवाओं के साथ रोजगार सरकारी नियुक्तियों के लिए काम किया है, तो आप देख लीजिए, अगर मान लो पिछले 5 साल अगर कांग्रेस के कंपैरिजन करते हो और भारतीय जनता पार्टी का 1 साल का कंपैरिजन करते, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि इन्होंने 5 साल में सरकारी नियुक्तियां कितनी थी, हमने कितनी नियुक्तियां दी है। अब आती है बजट की बात। हमारा जो फरवरी 2024 के अंदर जो बजट था, उसमें जो हमने बजट में 4,95,000 करोड़ रुपए का बजट था, उसमें 75% काम हम पूरा कर चुके हैं। अब आप देखिए हेमंत भाई, मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है, हर डिपार्टमेंट के मंत्रियों को बार बार मीटिंग करके बार बार बुला के ये कहें कि भाई आप अपने टारगेट को अचीव करिए। अब आप देखिए 75% टारगेट अचीव करना, 25% के लिए मॉनिटरिंग करना, कितनी बड़ी बात है। 35 लाख करोड़ रुपए के राइजिंग राजस्थान में एमओयू हुए और हर महीने की 11 तारीख को उसको रिव्यू करना, 1,000 करोड़ से ज्यादा का एमओयू को खुद मुख्यमंत्री जी का देखना, ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील बजट की पूरी हो गई। हाँ, 75% घोषणाएं हमारे पिछले बजट की पूरी हो चुकी है। मैं यही कह रहा हूं भाई, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अजमेर को इंजीनियरिंग कॉलेज देने की घोषणा की गई थी पिछले बजट में, और इसके साथ साथ भरतपुर से लेकर के झुंझुनू की बात करूं, भामाशाह मंडी के विस्तार की बात की गई थी, और करौली की बात करूं तो हिंडौन में बयाना करौली मार्ग के बीच बाईपास बनाने की बात की गई थी। ऐसी बहुत सारी घोषणाएं जो अभी तक अधूरी हैं, और आप कह रहे 75% पूरी हो चुकी है। कांग्रेस यही कहती है, कथनी और करनी में फर्क है बीजेपी की। पल्लवी जी, नहीं, कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी में कभी फर्क नहीं आएगा। बताइए, पूरी हो चुकी है क्या? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। सेंट्रल हाँ चल रहा, काम चल रहा है, काम अभी शुरू ही नहीं हुआ है सर, और अगर चल रहा है तो मुझे जरा बताइए। यहाँ पर बजट जारी हो चुका है, फाइनेंस सिक्योरिटी बजट तो 1 साल पहले जारी हो गया था। आप मुझे बताइए काम शुरू हुआ है नहीं? अब मैं पल्लवी जी आपको बता, पल्लवी जी आप सुनो तो सही। अब इन्होंने ये कहा था कि द्रव्यवती नदी पे एक पुल की बड़ी समस्या थी, जो दुर्गापुरा से महारानी फार्म को कनेक्ट किया जाता था, उसका चौड़ाई का काम चल रहा है। द्रव्यवती के अंदर साफ सफाई का काम कंटिन्यू चल रहा है। आपने तो 5 साल तक द्रव्य नदी को ऐसा गंदा नाला बना दिया था कि मत पूछो, जो करोड़ों रुपए वसुंधरा जी के टाइम पे उसको खर्च किए थे, उसको बर्बाद करके रख दिया था। तो मैं कह रहा हूं कि आज राजस्थान में विकास की गंगा बह रही है। आज 35 लाख करोड़ रुपए का अगर राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आता है, हमारा 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था राजस्थान की करने का लक्ष्य है। तो मेघवाल जी तो वही कह रहे हैं कि मान लीजिए हमने नहीं किया तो क्या बीजेपी भी नहीं करेगी? उनका कहना तो तात्पर्य यही है ना कि हम ही से सीख ले लीजिए, हमने नहीं किया आप कर लीजिए। आशुतोष जी से एक बार टिप्पणी ले लेते हैं, बड़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए, उसके बाद गर्ग साहब आपके पास आऊंगी। आशुतोष जी, कांग्रेस कहती है कि कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, बीजेपी कह रही है कि 75% कार्य पूरा हो चुका है। देखिए पल्लवी, सरकार ने निश्चित तौर पर काम किया है, और पिछले सरकार के कंपैरिजन को अगर आप देखें, जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार का काम था, तो कोविड का समय था या फिर सरकार बचाने की कोशिशें थी, उस समय में वह सरकार ने बहुत सारा समय जाया किया। भजनलाल सरकार एक अच्छी दिशा में काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि काम की स्पीड को और अधिक बढ़ाई जाने की जरूरत है। विपक्ष जो बार बार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होता है कि सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की, आपने भी कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि इन पर सरकार ने काम नहीं किया, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स में देरी क्यों हो रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण मैंने आपको
आपको हेमंत जी उस समय भी बताया था कि भूमि आवंटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से इन तमाम प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है। मुझे लगता है कि भजनलाल सरकार को उस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। साथ में हमारी जीडीपी जो हमारी जीएसडीपी है उसमें एक बड़ा सोर्स हम सेवा क्षेत्र से जो हमारी जो आय का जो बड़ा सोर्स है वो सेवा क्षेत्र पर निर्भर है। हम मैन्युफैक्चरिंग से अभी केवल 27% टैक्स इकट्ठा कर पा रहे हैं, रेवेन्यू इकट्ठा कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए कि जिससे कि हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी आय की जो बिल्कुल सोर्स है वो लगातार छोटे से और ब्रेक के लिए रुकना है, उसके बाद फिर से लौटेंगे। तो इस चर्चा को लगातार जारी रखेंगे और आपनों बजट को लेकर के हर एक खबर पर